गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिनके रिजल्ट्स एक दो दिन पहले ही घोषित हुए थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस इस कंपनी ने करके दिखाया है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस ऑन सच अ कंपनीज, बट यू कैन डू योर ओन डिलीजेंस बिफोर यू इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। सो हम बात कर रहे हैं कैप्री ग्लोबल के बारे में। कैप्री ग्लोबल एक जो एनबीएफसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। 17-18 हज़ार मार्केट कैप, 17-18 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। ये कंपनी वैसे भी एक्चुअली लास्ट जो Q4 के रिजल्ट थे वो भी बढ़िया थे। कुछ 46% की उन्होंने AUM की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई थी। लेकिन Q1 के जो नंबर हैं वो भी अच्छे आए हैं, जहाँ पर उन्होंने AUM की ग्रोथ 40% से दिखाई है। तो इस कंपनी के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत उनके बिज़नेस मॉडल के ऊपर चले जाएंगे, उनका बिज़नेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, वो कंपनी करती क्या है, उनके कौन कौन से विंग हैं, उनको कैसे कैसे उनको धंधा आता है और किस तरीके का परफॉर्मेंस इन्होंने Q1 में किया है। हम Q1 का डिटेल एनालिसिस करेंगे, इनकी एसेट क्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे, इनको आगे आने वाले समय में इनकी क्या ग्रोथ के गाइडलाइंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कंपनी क्या कर रही है उस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डू दी वैल्यूएशन मैट्रिक्स एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि कितनी सस्ती है या कितनी महंगी कंपनी है जहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते हैं। तो जैसे मैंने अपने वीडियोस में कहा कि ये एक एनबीएफसी में काम करने वाली कंपनी है। इनका मेन बिजनेस जो है वो 4 सेगमेंट से आता है। बेसिकली ये गोल्ड लोन अपने कस्टमर्स को देते हैं, एमएसएमई लोन में काम करते हैं, हाउसिंग लोन्स में काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में काम करती है। तो ये बेसिकली 4 विंग्स है इस कंपनी के जिसके तहत वो अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो ये कंपनी चर्चा में पिछले 1-2-3 क्वार्टर से इसलिए आई थी क्योंकि ये कंपनी ने अपना जो एक्सपोजर है टू द गोल्ड लोन हैज़ बीन इंक्रीज सब्सटेंशियली। इन्होंने कुछ लास्ट 1 साल में 821 ब्रांचेस खोले हैं जिसके तहत वो गोल्ड लोन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। गोल्ड लोन बहुत ज़्यादा तरीके से दे रहे हैं। परसेंटेज ऑफ द टोटल AUM फॉर दिस कंपनी एज अ गोल्ड लोन इज़ 36%। मतलब अगर 100 करोड़ का लोन देती है तो 36 करोड़ का लोन ये गोल्ड लोन का देती है। तो आप समझ रहे हो कि 36% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द गोल्ड लोन। 22% ऑफ रेवेन्यू उनको हाउसिंग फाइनेंस से आता है, 22% रेवेन्यू उनका MSME फाइनेंस से आता है और जो 18% का रेवेन्यू है वो उनको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से आता है। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और गोल्ड लोन, जहां इन दोनों सेगमेंट में वो कंपनी बहुत ज़्यादा लोन अभी पिछले कुछ समय से दे रही है। अभी आपको मैं समझाने की बात इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो कंपनी गोल्ड लोन हो, माइक्रो फाइनेंस लोन हो या कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन हो, यहाँ पर किसी भी कंपनी को यील्ड ज़्यादा मिलता है। इसीलिए कोई कंपनी अगर इसमें अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है और वो भी एसेट क्वालिटी को ख़राब ना करते हुए, तो हमें इस कंपनी के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि एज ए शेयर होल्डर हमें तभी पैसा मिलेगा जब कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, जब कंपनी में ज़्यादा पैट आएगा, जब कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। मतलब कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको एज ए शेयर होल्डर आता है तो आपको EPS की ग्रोथ हो जाएगी। EPS की ग्रोथ हो जाएगी तो आपके ROE के नंबर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और कंपनी का जो स्टॉक है तो ऊपर की तरफ भागता रहता है। ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि यू नीड टू फोकस ऑन द कंपनीज वेयर योर पैट इज़ गेटिंग वेरी गुड। आपने MCS के रिजल्ट देखे होंगे, कितनी अच्छी उसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिली है, पैट के नंबर्स उसको किस तरीके से बढ़े हैं कंपेयर टू सेल। तो वही अभी हम NBFC में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड लोन और आपका जो ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन का जो सेगमेंट है वो आपको सबसे ज़्यादा लो यील्ड देता है। अगर मैं मान लूँ तो कुछ लगभग कुछ 22% की यील्ड इनको यहाँ से आती है गोल्ड लोन से। 17.9% की यील्ड जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से आती है। आपका जो हाउसिंग फाइनेंस है वहाँ से आपको 13% की यील्ड आती है और 15% की यील्ड आपके MSME से आती है। तो यील्ड मतलब सब बहुत ज़्यादा पैसा। मतलब आपने अगर 100 रुपीज़ का लोन दिया तो आपको एज अ कंपनी की तरफ कितना उसको मिलता है उसको यील्ड कहते हैं। तो जितना ज़्यादा यील्ड इस कंपनी के पास होगा और कंपनी की एसेट क्वालिटी अगर ख़राब ना हो तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर मान लो कि आप अगर डाइवर्सिफाइड NBFC है, आप एक अफोर्डेबल फाइनेंस वाली कंपनी नहीं हो, आप एक डाइवर्सिफाइड कंपनी हो और उस कंपनी में अगर आपका पोर्शन एज अ कंपनी गोल्ड लोन की तरफ ज़्यादा जा रहा है या कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो मतलब आपको यील्ड ज़्यादा मिलता है।
और इन कंपनी ने क्या किया है, स्पेशली कैप्री ग्लोबल ने क्या किया, पिछले 1 सालों में 821 ब्रांचेस उन्होंने खोले हैं गोल्ड लोन के, और जिसके तहत उनको बहुत सारा ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है। ये अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसका जो लोन लेने का तरीका, लोन देने का तरीका, कैश रिकवरी का तरीका, वो भी अभी थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो चुका है, ऐप के थ्रू उन्होंने किया है। पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर को लाके इसकी बहुत ब्रांडिंग की है, मार्केटिंग की है। आपने ऐड देखा होगा पंकज त्रिपाठी जी, वो बड़े एक्टर है उनका, तो उसके तहत वो ब्रांडिंग और इसमें भी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो, लिंक्डइन, यूट्यूब, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कैप्री ग्लोबल को प्रमोट करने का काम वो कर रहे हैं कि वो एक गोल्ड ओरिजिनेटर, गोल्ड कंपनी, गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इनका एक्सपोजर गोल्ड लोन में ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे इनका एक्सपोजर उसमें ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगा, जैसे आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगा वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में नज़र आएगा। तो ये मोटा मोटी उस कंपनी के बारे में हुआ। जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज कितना है, मतलब टोटल AUM में अभी जो कंपनी है 24,000 करोड़ उनकी AUM की साइज़ है। उसमें Q1 26 फाइनेंशियल ईयर्स जो शुरू हुआ इस Q1 में, मतलब अप्रैल, ये आपका अप्रैल मई जून में इनकी जो AUM की ग्रोथ रही है वो बहुत ही तगड़ी 42% की AUM की ग्रोथ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में अगर बात करोगे तो 38% की ग्रोथ रही है। नॉन इंटरेस्ट, मतलब बाकी जो उनके लोन ओरिजिनेटर का काम वो करती है, मतलब ये कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, इंश्योरेंस देने का भी काम करती है, तो उससे भी उनको इनकम आता है, फी बेस्ड इनकम उनको आता है। तो वहाँ पर 53% की उनको ग्रोथ देखी गई है। मतलब कैप्री ग्लोबल के दो तरीके हैं। पहले तो ये 4 मैंने बताया है कि हाउसिंग लोन हो गया, MSME लोन हो गया, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, या गोल्ड लोन हो गया, जिसमें गोल्ड लोन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वहाँ से उनको धंधा आता है। और दूसरा धंधा इनको आता है जो थोड़ा बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू है, इनको आता है कि नॉन इंटरेस्ट इनकम। मतलब आपका अगर किसी को कार लोन बेचा तो कार लोन से जो फी इनकम आता है, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों से, कार का इंश्योरेंस, इनसे भी उनको फी इनकम आता है। तो ये नॉन इंटरेस्ट इनकम में पड़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली मोटा मोटी अगर आप देखोगे, मुझे आप पूछोगे, तो इस कंपनी को आप उसी तरीके से हाईलाइट करो कि ये कंपनी जो है 36% इनका गोल्ड लोन से आता है, 22% हाउसिंग और MSME से आता है, और 18% कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से आता है। तो इसीलिए पिछले कुछ समय से ये कंपनी जैसे जैसे गोल्ड लोन में जाती गई, उनको वहाँ यील्ड ज़्यादा मिलता गया। जैसे यील्ड ज़्यादा मिलता गया तो इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। तो अभी हम Q1 के नंबर्स के ऊपर आते हैं। तो Q1 में इस कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई, 42% AUM ग्रोथ बढ़ी है, 24,000 करोड़ मार्केट कैप, मतलब 24,000 करोड़ से उनका AUM बढ़ा है। पैट की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो सब्सटैंशियली 131% की पैट की ग्रोथ रही है। इनको थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उनको कम हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ NBFC में होती है उनका कॉस्ट टू इनकम रेशो। उनका कॉस्ट टू इनकम रेशो Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में कुछ 64% था, लेकिन वो अपन घट के 46% हुआ है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशो में बहुत तगड़ी गिरावट आ गई है। कॉस्ट टू इनकम रेशो क्या दिखाता है? कॉस्ट टू इनकम रेशो आपको दिखाता है कि मुझे ये AUM ग्रोथ करने के लिए या मुझे वहाँ से यील्ड बनने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। तो अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो है वो 118% से बढ़ा है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर कॉस्ट टू इनकम रेशो आपका कम हुआ तो आपको वो पैट में दिखेगा। जैसे ही आपको पैट में वहाँ पर वो चीज़ें दिखेगी, वैसे ही आपका EPS बढ़ेगा। पहले EPS 2 हुआ करता था, अभी 2.2 इनका EPS हो गया है। तो EPS जैसे ही बढ़ेगा, ROE ऊपर की तरफ जाता है। ROE लास्ट Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में कुछ 7.8 का इनका ROE हुआ करता था। अभी ROE के नंबर आप देखोगे इंचअप हो रहे ऊपर की तरफ, 13% की ROE उन्होंने जताई है। तो इनका आगे जाके FY फाइनेंशियल ईयर 28 तक इस ROE को 16 to 18% करने का इनका गाइडेंस है। तो मतलब अपने ROE के नंबर को ऊपर लेके जाना चाहते इस गोल्ड लोन को इंक्रीज करते हुए। तो ये आपको दर्शित करता है कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी ROE जो है वो कम है और ऊपर की तरफ भाग रही है, तो मतलब स्टॉक ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा 100% होगा या नहीं होगा वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, बिकॉज इट्स अ मार्केट बिहेवियरल इंडेक्सेस एंड द स्टॉक्स एंड ऑल ओवर द प्लेस। बट आप अगर बात को समझोगे कि कोई भी कंपनी आप ले लो और जिसमें स्क्रीनर में जाके आप अगर सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हो कि इसकी ROE कितनी है, ROCE कितनी है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको देखना होगा लास्ट ईयर ROE कितना करती थी, अभी ROE कितना करती है और आगे जाके ROE कितना कर रही है। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी ROE बढ़ा के दे रही है, मतलब उसी इक्विटी बेस के ऊपर उसको एज अ शेयर होल्डर हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। ROE का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ही होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मतलब
अपने ही इक्विटी के बेस के ऊपर कितना रिटर्न वो अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके देती है। तो ये कैप्री ग्लोबल जैसी कंपनी है, लास्ट ईयर 7.8 करती थी, अभी 13 करती है, आगे जाके 16 कर रही है। आरओई रिटर्न ऑन एसेट की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 3.2 है, पहले कितना होता था 2.7। तो रिटर्न ऑन एसेट में भी बहुत अच्छा इंक्रीज देखा गया है। तो आरओई के नंबर ऊपर जा रहे हैं, रिटर्न रेशो, रिटर्न ऑन एसेट ऊपर जा रहे हैं, लिवरेज ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी का स्टॉक भी एक ना एक दिन ऊपर जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा आज के मार्केट सत्र में ये स्टॉक 9% ऊपर था। इसका रीज़न ही वही था, कंपनी के कॉन कॉल में लास्ट Q4 में इन्होंने बताया था कि मैं 30% की ग्रोथ किया था, लेकिन किया कितना, 40% की ग्रोथ की है। नॉर्मली Q1 जो होता है किसी भी एनबीएफसी के लिए लीन क्वार्टर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंसेस करके दी है। 42% की ईवीएम ग्रोथ, 38% की इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, पैट के नंबर आप देखोगे 131% से पैट बढ़ा है। तो पैट जो है 175 करोड़ हुआ है, तो बहुत ही अच्छा पैट उनका बढ़ा है। लास्ट ईयर 74 करोड़ था, इस साल 175 करोड़ से पैट के नंबर बढ़े हैं। अब थोड़ा सा आती है, ये सारी बहुत जो मैंने चीज़ें बढ़ाई, सारी अच्छी चीज़ें बताई, अभी थोड़ा सा रिस्क के ऊपर आते हैं। रिस्क यही बढ़ा इस पूरे कैप्री ग्लोबल के केस में कि उनका जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पर थोड़ा सा डिटोरिएशन हुआ है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के ऊपर। अगर मैं जीएनपीए के नंबर देखूं, पहले कितना होते थे, Q4 24 में 1.5% का जीएनपीए नंबर था, लेकिन अभी बढ़ के वो 1.7% के हुआ है। पहले कितना था, 0.9% का एनएनपीए का नंबर था, वो भी बढ़ के 1% हुआ है। थोड़ा बहुत डिटोरिएशन हुआ है, वाई लेवल के ऊपर जीएनपीए और एनएनपीए के नंबर कम हुए हैं। प्रोविजन की मैं बात करूं तो Q4 में कुछ 46 करोड़ का प्रोविजन था, अभी 81 करोड़ का प्रोविजन हुआ है। तो प्रोविजन भी डबल हुआ है, और वाई लेवल के ऊपर तो 300% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर तो 300% का मतलब वहाँ से इंक्रीज हुआ है। तो प्रोविजन इंक्रीज हुआ है। प्रोविजन क्या होता है, मान लो कि किसी बंदे से अपने को लोन जो हमने दिया है वो वापस नहीं आ रहा है, तो उनके स्टेजेस होते हैं कि 30 डेज का ईएमआई उसका नहीं आया तो वो 30 डेज डीपीडी में जाता है, 60 डेज डीपीडी में जाता है, 90 डेज डीपीडी में जाता है। प्रोविजन मतलब वही होता है कि मतलब आरबीआई के रूल के हिसाब से किसी भी एनबीएफसी को अगर उनको थोड़ा सा 30 डेज के ऊपर कोई ईएमआई चला गया तो उनको एक प्रोविजनिंग डालनी पड़ती है, कि उनको वो दिखाना पड़ता है कि ये लोन हमसे वापस नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं प्री प्रोविजनिंग कवरिंग रेशो। तो आपको देखना होता है कि एनएनपीए जीएनपीए के नंबर, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ग्रॉस जो नंबर है वो कितना है, और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नंबर कितना है, वो आपको देखना होता है। तो मुझे वही एक थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग फैक्टर लगा कि हाँ क्वार्टर लेवल के ऊपर। लेकिन आप अगर देखोगे, एक सिंपल सी बात है, एसबीएफसी फाइनेंस के रिजल्ट उठा के देखो, जो सबसे अच्छी एमएसएमई लोन देने वाली कंपनी है, वहाँ भी डिटोरिएशन हुआ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में डिटोरिएशन हुआ, बजाज फाइनेंस में भी डिटोरिएशन हुआ। जितने भी एनबीएफसी सेक्टर्स में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनका थोड़ा सा एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख लो, तो Q1 में नॉर्मली Q1 ये लीन क्वार्टर होता है, और वहाँ पर थोड़ा सा डिटोरिएशन होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसको हम वन ऑफ कह सकते हैं। थोड़ा बहुत डिटोरिएशन हुआ है, बहुत ज़्यादा भी डिटोरिएशन नहीं हुआ है, लेकिन आज स्टॉक ने दिखा दिया कि किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया करके दिया है, और स्टॉक भी ऊपर था। दैट मीन्स कि कंपनी मार्केट उसको उतना तवज्जो नहीं दे रहा है कि इस छोटे मोटे अपटिक से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अपटिक से, वाई लेवल के ऊपर तो अपटिक हुआ ही नहीं है। अब थोड़ा सा वापस आते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान जो है, तगड़ा ध्यान जो है वो गोल्ड लोन के ऊपर दे रही है, और गोल्ड लोन जो है वो हाई यील्ड एसेट होता है किसी भी कंपनी के लिए। इसीलिए कंपनी को आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, अच्छा सा ऐप डेवलप कर रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कंपनी सारी दिशा में मोटा मोटी अगर आप देखोगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस भी करके दे रही है। अगर आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करूँ तो 8.9% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। यील्ड की बात करूँ, नेट यील्ड मतलब चारों जो सेगमेंट हैं, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, गोल्ड लोन और एमएसएमई लोन में, अगर मैं यील्ड की बात करूँ तो नेट यील्ड जो है वो 16.9% का इनका यील्ड है, बहुत ही अच्छा यील्ड है। अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूँ तो 8.9% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर है, वो बेहतर नंबर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा अप हुआ है, 7.8 से 8.9 हुआ है, तो मतलब सुधार है वहाँ पर। पहले 15% का यील्ड करती थी, अभी 16.9% का यील्ड कर रही है। कॉस्ट टू इनकम रेशो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वहाँ पर अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर रही है। मतलब एक ऐसी कंपनी
जिनके अभी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 11138 हो गए हैं, मतलब 1138 उनके टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गए हैं। 317 ब्रांचेस से ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, होम फाइनेंस, एमएसएमई, इन सारी चीज़ों का काम करते हैं। और गोल्ड लोन के लिए 817 मतलब 821 ब्रांचेस उन्होंने खोले हैं। तो मतलब गोल्ड लोन के ब्रांचेस उन्होंने अच्छी तरीके से बढ़ाए हैं। इस Q1 में कुछ 27 ब्रांचेस उन्होंने खोले हैं अलग अलग स्टेट में। इनका बहुत सारा जो बिजनेस आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यही जो ग्रीन बेल्ट है जहाँ से इनको बहुत सारा बिजनेस आता है। और कंपनी आगे आगे समय में बहुत गोल्ड लोन की ब्रांचेस ओपन करना चाहती है। और गोल्ड लोन में क्या होता है कि आपका GNPA का नंबर अगर आप देखोगे गोल्ड लोन में सेगमेंटल बेसिस के ऊपर चले जाओ, तो बजाज फाइनेंस के कमेंट्री में उन्होंने कहा था कि MSME में थोड़ा सा स्ट्रेन है, इसीलिए उन्होंने MSME का उन्होंने गाइडेंस ही थोड़ा सा कम कर दिया और वहाँ पर फोकस कम कर दिया। अभी अगर आप कैपरी ग्लोबल की भी बात करो तो MSME में कुछ मुझे लगता है कि 4.3%, 3.5 से 4.3% वहाँ पर डिटोरेशन हुआ है ग्रॉस नेट NPA में। लेकिन अगर मैं गोल्ड लोन में आऊँ, वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में आऊँ, गोल्ड लोन में तो 0.7 से 0.6 से 0.7 हुआ है, मतलब इतना कम ग्रॉस NPA का नंबर है। तो ग्रॉस NPA का नंबर बढ़ता ही नहीं है नॉर्मली ग्रॉस ये गोल्ड लोन में। अभी हम थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी 0.5 का उनका 0.4 से 0.5 इतना ही डिटोरेशन हुआ है। MSME में ज़्यादा हुआ है 3.5 से 4.3, मैं ग्रॉस NPA की बात कर रहा हूँ। और 1.5 से 1.6 कुछ, तो 1.4 से 1.5 हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस में NNPA का नंबर, GNPA का नंबर थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मोटा मोटी मैं कहूँ कि कंपनी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, कंपनी ROE अपने जो रिटर्न रेशियोज़ है, ROE हो गया, ROA हो गया, कॉस्ट इनकम रेशियो हो गया है, आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो हो गया, इस तरीके को बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। और कंपनी मार्केटिंग के ऊपर पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर को लाके बहुत अच्छा मार्केटिंग भी कर रही है, प्रोडक्ट मिक्स अच्छी तरीके से चेंज कर रही है, को लेंडिंग का भी बहुत अच्छा काम ये कंपनी करती है। और उनका आपने देखा होगा कि उनका फी जनरेशन इनकम प्रोफाइल जो है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, इंश्योरेंस का काम, वो भी अच्छा चल रहा है, वहाँ पे भी ग्रोथ के नंबर्स मुझे ऊपर की तरफ दिए। तो मोटा मोटी अगर इफ़ यू आस्क मी, दिस कंपनी इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल। अगर हम लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी अभी कुछ दिन पहले 2.8 प्राइस टू बुक के ऊपर ट्रेड करती थी, अभी ट्रेड कर रही है 3.4 पे। अगर मान लो कोई भी कंपनी जिसका गाइडेंस है पूरे साल के लिए 30 to 35% का, उस गाइडेंस के ऊपर अगर कोई कंपनी 3% का 3 का प्राइस टू बुक लगती है तो मतलब चीप है कंपनी कंसिडरेबली। और ROE के नंबर ऊपर जाने की भी बात हो रही है। अगर वो एसेट क्वालिटी को मेंटेन करती है, अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाते हैं, ये कंपनी पैट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ से बहुत ज़्यादा करेगी आगे आने वाले समय में। लेकिन कल उनका कॉन कॉल है, वी नीड टू एनालाइज, अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ कॉन कॉल्स कि उसमें से क्या उभर के आता है। अगर वहाँ पर कुछ खराबी वहाँ का जो मैनेजमेंट है बोलता है, क्योंकि MSME में थोड़ा बहुत पेन चल रहा है, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर मी what these companies will tell in terms of MSME लोन केस। तो वी नीड टू एनालाइज कि MSME के लोन के बारे में क्या बोलती है आगे आने वाले समय में। वो जो ग्रोथ मोमेंटम है MSME का अच्छा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि कंपनी में देखो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में 61% की ग्रोथ रही है, बाकी गोल्ड लोन में वगैरह भी अच्छी ग्रोथ है, होम लोन में कुछ 19, MSME लोन में कुछ 19% की ग्रोथ है। तो MSME का चक्कर मतलब कैसे रहेगा, आई वॉन्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉमेंट्री ऑफ द कॉन कॉल tomorrow. So keep tracking these companies, keep learning. Each and every day is valuable learning in Indian industry. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के नंबर्स आए, उज्जीवन फाइनेंस के नंबर आए। उज्जीवन फाइनेंस के आप कोई बोलोगे कि बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स है, लेकिन कंपनी का जो प्रोविजनिंग कम हो रहा है, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार हो रहा है, तो आगे जाते हुए ये कंपनियां अच्छा कर सकती है। माइक्रो फाइनेंस में मुझे लग रहा है कि पीक आउट हो गया है, जो भी बुरा समय था वो पीक आउट हो गया है। अरमान फाइनेंशियल्स के नंबर हो या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के नंबर हो, बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए थे। मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ के नंबर वहाँ पे ख़राब ही है, नो डाउट अबाउट दैट, बट देर इज़ अ एसेट क्वालिटी। क्योंकि NBFC में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि ग्रोथ तो आएगी। अगर आपको आपके घर के सामने कोई लाइन लगा के देख लो तो बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या वो लोन वापस आएगा। वहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है प्रोविजनिंग, GNPA का नंबर, NNPA का नंबर, किस तरीके से वो परफॉर्मेंसेस करती है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए देखना होता है। इसलिए आपने देखा होगा IDFC फर्स्ट बैंक के बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, इसके बावजूद भी स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा है। इसका रीज़न ही वही है
कंपनी की एसेट क्वालिटी ऊपर तक चली जा रही है, और मिस्टर वैद्यनाथन ने कहा है कि H2 इज़ बेटर देन H1. तो इसीलिए मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. वी नीड टू फॉरवर्ड लुकिंग. वी कैनॉट रिलाई ऑन द पास्ट रिजल्ट्स एनी मोर. वी हैव टू रिलाई ऑन द वॉट द कंपनी विल डिलीवर इन द फ्यूचर. So hope you like this video, hope you like my content, hope you have any suggestion for me to I can implement, and please like, share and subscribe. That will give me the motivation to do such kind of videos in future. If you have any kind of companies you want me to cover, then I'm happy to do that. So milte hain next video mein, and have a nice day, and thank you very much for listening this one. Please like, share and subscribe. Thank you very much for your time.